आज के इस ऐतिहासिक एक्सप्लेनेटर में स्वागत है। आज हम दुनिया के सबसे चर्चित, विवादित और रहस्यमयी हीरे के 700 साल के खूनी और उथल-पुथल भरे इतिहास को डिकोड करने वाले हैं। ये एक ऐसा सफर है जो महलों की चकाचौंध से लेकर बड़े-बड़े साम्राज्यों के पतन तक जाता है। किसी आम रूपरेखा या एजेंडे से शुरुआत करने की बजाय सीधे सम्राट बाबर के इस हैरान कर देने वाले बयान पर गौर करते हैं। उन्होंने कहा था कि इस हीरे की कीमत से पूरी दुनिया को एक दिन का खाना खिलाया जा सकता है। जरा सोचिए, ये सिर्फ कोई चमकता हुआ पत्थर नहीं था, ये एक ऐसा जुनून था जिसने सदियों तक शासकों को अंधा कर दिया था और जिसकी असल कीमत का अंदाजा लगाना भी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। भाग 1, गोलकुंडा की खदानें और इस हीरे का जन्म। अब इस टेबल को देखिए, ये एक बहुत ही दर्दनाक सच्चाई बयान करती है। सदियों तक ये हीरा अलग अलग हाथों से गुजरा और हर बार इसे बेदर्दी से काटा और छांटा गया। 1306 में जब ये काकतीय राजवंश के पास था, तब इसका वजन एक विशाल 793 कैरेट था। फिर 1656 में शाहजहां के आते आते ये घटकर 280 कैरेट रह गया और 1852 में महारानी विक्टोरिया के ताज तक पहुंचते पहुंचते ये सिकुड़कर सिर्फ 105.6 कैरेट का ही बच गया। इसकी चमक बढ़ाने की होड़ में सच कहूं तो इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए बर्बाद हो गया। कहा जाता है कि जब ये खदान से बाहर आया तो इसे देवी भद्रकाली की आंख में सजाया गया था और बिल्कुल यहीं से जन्म हुआ एक खौफनाक अंधविश्वास का। ये मान लिया गया कि ये हीरा पुरुषों के लिए सिर्फ और सिर्फ तबाही लाएगा और केवल भगवान या महिलाएं ही इसे बिना किसी नुकसान के पहन सकती हैं। इस डरावने श्राप का साया हम इस पूरे ऐतिहासिक सफर में देखने वाले हैं। भाग 2, खून, साम्राज्य और मुगलों का दौर। यहां यह देखना दिलचस्प है कि इसे हासिल करने के बाद कितनी तेजी से साम्राज्य गिरे। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये श्रापित हीरा लगातार खून खराबे के बीच एक हाथ से दूसरे हाथ में छलांग लगाता रहा। अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक राजवंशों को पूरी तरह मिट्टी में मिलाने के बाद ये मुगलों के पास पहुंचा। जान बचाने की जद्दोजहद में हुमायूं इसे फारस यानी पर्शिया तक ले गया और फिर ये वापस लौट आया। ये साफ दिखाता है कि कोई भी ताकतवर शासक इसे हमेशा के लिए अपना बनाकर नहीं रख सका। 10,000 रुपए। आज शायद ये रकम बहुत छोटी लगे, लेकिन उस जमाने में ये एक बहुत ही भारी भरकम जुर्माना था। और ये जुर्माना गुस्से में आग बबूला शाहजहां ने वेनिस के एक हीरा तराशने वाले हॉर्टेंसियो बोर्जियो पर लगाया था। हॉर्टेंसियो ने कटिंग बिगाड़कर इस हीरे को लगभग बर्बाद कर दिया था। खैर, इसके बावजूद शाहजहां ने इसे अपने मशहूर और बेशकीमती मयूर सिंहासन यानी पीकॉक थ्रोन में जड़वा ही दिया। 1738 आते आते मुगल साम्राज्य काफी कमजोर पड़ने लगा था। इसी दौरान नादिर शाह ने आक्रमण किया और एक बहुत ही चालाकी भरा कदम उठाया। उसने दोस्ती और पगड़ी बदलने की एक पुरानी रस्म का बहाना बनाया, जिससे शासक की पगड़ी में छिपा ये हीरा अचानक नीचे आ गिरा। इसकी चमक देखते ही नादिर शाह के मुंह से निकला कोहे नूर, जिसका मतलब है रोशनी का पहाड़, और बस यहीं से इसे अपना ये मशहूर नाम मिल गया। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। भाग 3 पर सिख साम्राज्य का ताज। अफगान शासकों के हाथों से होते हुए ये हीरा एक हताश वफा बेगम तक पहुंचा। अपने पति की जान बचाने के लिए उन्होंने इसे महाराजा रणजीत सिंह को सौंपने का फैसला किया। वफा बेगम के ये शब्द इसकी अकल्पनीय कीमत को बेहतरीन ढंग से समझाते हैं। उनका कहना था कि अगर 5 ताकतवर आदमी चारों दिशाओं और सीधे ऊपर आसमान में पत्थर फेंकें और उस पूरी जगह को सोने से भर दिया जाए, तो भी वो इस हीरे की कीमत की बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद ऐसा लगा जैसे वो 1306 का पुराना श्राप भयानक तेजी से वापस लौट आया हो। एक के बाद एक वारिस खत्म होते गए। खड़क सिंह को जहर दिया गया, नौनिहाल सिंह एक गिरते हुए दरवाजे के नीचे कुचल गए और शेर सिंह की हत्या कर दी गई। एक बेहद मजबूत साम्राज्य देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह ढह गया। भाग 4, अंग्रेजों का कब्जा और लाहौर की संधि। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि अंग्रेजों ने सिर्फ कोई युद्ध नहीं जीता था, उन्होंने एक बहुत बड़े लीडरशिप गैप का फायदा उठाया। राजमाता को किले में नजरबंद कर दिया और एक 7 साल के छोटे से बच्चे महाराजा दलीप सिंह को ट्रीटी ऑफ लाहौर पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। इस संधि के आर्टिकल 3 में साफ साफ ये शर्त रखी गई थी कि कोहिनूर हमेशा के लिए अंग्रेजों को सौंप दिया जाएगा। भाग 5, श्राप का इंग्लैंड पहुंचना। भारत से इस हीरे की विदाई बिल्कुल भी आसान नहीं थी। HMS मुडिया नाम के जहाज का ये सफर सच में किसी डरावने सपने जैसा था। इसे 2 चाबियों वाले एक खास बक्से में सुरक्षित रखा गया था।
लेकिन सफर शुरू होते ही जहाज पर अचानक हैजा फैल गया और 2 क्रू मेंबर्स मारे गए। फिर जहाज भयंकर तूफानों में बुरी तरह फंस गया। इन लगातार घटनाओं ने तुरंत ये अफवाहें तेज कर दी कि ये हीरा अपना काला जादू ब्रिटिश तटों तक लेकर जा रहा है। और ये महज एक डरावना संयोग देखिए। जिस हफ्ते ये हीरा इंग्लैंड पहुंचा, ठीक उसी हफ्ते प्रधानमंत्री रॉबर्ट पीर को एक घोड़े ने कुचल दिया, जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई। और वहीं दूसरी तरफ महारानी विक्टोरिया पर एक आदमी ने लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर दिया। हालात इतने अजीब बन गए कि महारानी को अपनी चोटिल और काली पड़ चुकी आंख के साथ ही इस बेशकीमती हीरे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार करना पड़ा। कुछ सालों बाद प्रिंस एल्बर्ट की मृत्यु हुई, जिससे दुखी होकर महारानी विक्टोरिया ने फैसला किया कि ये हीरा केवल शाही परिवार की महिलाएं ही पहनेंगी। दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक समय में भी इसके श्राप की बातें लगातार होती रहती हैं। लोग अक्सर ब्रिटिश साम्राज्य के सिकुड़ने और हाल ही में 2024 में किंग चार्ल्स के कैंसर डायग्नोसिस को इसी पुराने श्राप से जोड़कर देखते हैं, जो पुरुषों के लिए खतरा माना जाता था। भाग 6 कोहिनूर की वापसी की आधुनिक बहस। आज ये हीरा असल में किसका है? ये सिर्फ भारत और ब्रिटेन के बीच का कोई सीधा मामला नहीं है। कई देश सक्रिय रूप से इसके ऐतिहासिक अधिकारों का दावा करते हैं। भारत अपने उद्गम स्थल और सबसे लंबे समय तक कब्जे का तर्क देता है। पाकिस्तान का कहना है कि लाहौर सिख साम्राज्य की राजधानी थी, इसलिए यह उनका है। अफगानिस्तान और तालिबान इसे दुर्रानी साम्राज्य की विरासत बताते हैं, और ईरान का दावा उनके पारसी साम्राज्य के इतिहास से जुड़ा हुआ है। इस पूरी बहस को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो दोनों पक्षों के अपने अपने मजबूत तर्क हैं। भारतीय उपमहाद्वीप इसे एक छोटे बच्चे से छीनी गई संपत्ति, औपनिवेशिक लूट का एक बहुत बड़ा प्रतीक और अपनी अहम सांस्कृतिक विरासत मानता है। वहीं ब्रिटेन का तर्क है कि इसे ट्रीटी ऑफ लाहौर के जरिए पूरी तरह कानूनी रूप से हासिल किया गया था। 150 सालों से ये उनके पास है, और अगर इसे लौटाया गया तो एक ऐसा सिलसिला शुरू हो जाएगा जिससे दुनिया भर के पश्चिमी म्यूजियम खाली हो सकते हैं। इन सब के बीच सबसे बड़ा कानूनी पेच ये है कि एंटीक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर्स एक्ट और 1970 का यूनेस्को कन्वेंशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय विरासत कानून केवल उन कलाकृतियों पर लागू होते हैं जिन्हें 1970 के दशक के बाद अपनी मूल जगह से ले जाया गया हो। इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि इतने पुराने समय में ले जाए गए कोहिनूर को वापस लाने के लिए वर्तमान में कोई सीधा और स्पष्ट कानूनी रास्ता मौजूद ही नहीं है। तो अंततः एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है, जिस पर सोचने की जरूरत है। क्या कोहिनूर युद्ध में जीती गई एक कानूनी संपत्ति है, किसी राष्ट्र की आत्मा का चुराया हुआ एक हिस्सा है, या फिर बस एक श्रापित पत्थर है जो सदियों से अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है? इतिहास इस हीरे की अंतिम मंजिल को कैसे आंकेगा, जिसने 7 सदियों से साम्राज्यों का खूनी उत्थान और पतन देखा है, ये देखना अभी बाकी है। इस ऐतिहासिक एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।